पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय यानी मेजर फिलोसफिकल स्कूल्स। देखिए, आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं, आप ये बीएड स्पेशलिस्ट चैनल है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस बता दिया गया है। तब भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर एक क्लास की पीडीएफ आपकी क्लास के बाद में 1 घंटे बाद में लगभग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप ऐसा करिएगा, अबाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको दी गई है। ठीक है, सो आज ये आइए शुरू करते हैं, और अभी आपको अंत में एक विशेष सूचना भी देंगे और जल्दी एक दूसरे पेपर की क्लास शुरू करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, CSGM वाले बच्चों को बता दें, अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है इस बार से, उनकी भी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है LU की तरह। ठीक है, तो उनके लिए अलग से वीडियो बना दिए गए हैं, आप वो भी जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक, सो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, दर्शन संप्रदायों में पाश्चात्य भारतीय को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पाश्चात्य दर्शन ऊर्ध्वाधर विकास का अनुसरण करता है, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन का विकास आश्चर्यजनक वस्तुओं एवं क्रियाओं को देखने से उत्पन्न कौतूहल यानी जिज्ञासा को शांत करने के प्रत्यय के रूप में हुआ है, तथा पाश्चात्य दर्शन के में मूल्य मीमांसा या तत्व मीमांसा के पहलुओं के प्रति बौद्धिक उत्सुकता पाई जाती है। पाश्चात्य दर्शन का उद्भव स्वयं को जानो से हुआ है, जिसका उल्लेख अपोलो के मंदिर, कहाँ के, तो अपोलो के मंदिर में लिखे लेख में मिलता है। अतः पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदायों को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में प्रकाश डालना अति आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय दर्शन में चिंतन मनन की परंपरा अति प्राचीन है। देखिए, ये हिंदी इतनी टफ नहीं है, मैं आपको एक एक लाइन समझाऊं, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, आप उसको एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनिए। ये इतना इजी है ना कि आराम से समझ में आएगा, और आपको कोई रटना नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ सुनना है, समझना है, बाकी अपने पेपर में आपको अपने शब्दों के माध्यम से वहाँ पे लिखना है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, आपने कितना लिखा है। आपको पेपर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक, देखिए, भारतीय दर्शन मात्र सैद्धांतिक एवं भौतिक ही नहीं वरन अनुभूत्यात्मक तथा व्यवहारिक भी है, क्योंकि भारत में दर्शन को कोरी कल्पना न समझकर उसे व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है, साथ ही सत्य का साक्षात दर्शन करने का भी प्रयास किया गया है। भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है, यह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है एवं संसार को एक परम शक्ति के द्वारा निर्मित मानता है। अतः आध्यात्मिकता यदि भारतीय दर्शन का प्राण है, देखिए, तो धर्म या आचरण के शुद्ध व्यवहारिक रूप है। क्योंकि भारतीय दर्शन पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर के आदर्शवादी दर्शन से मिलता है। यथार्थवादी दर्शन के तत्व भी हमें भारतीय दर्शन में देखने को मिलते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गीता का दर्शन है, जो आदर्शवादी एवं यथार्थवादी दोनों हैं। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न पाश्चात्य एवं भारतीय संप्रदायों के दर्शन का वर्णन आगे करने जा रहे हैं। देखिए, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, यथार्थवाद यानी रियलिज्म, प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म, प्रयोजनवाद मानववाद। अब देखिए, यही आपकी यूनिट जो है वो इन्हीं लेसन्स पे डिवाइडेड है। ठीक है, इन्हीं सारे उसमें। ठीक, तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि यहाँ पे CSGMU के बच्चे हैं तो उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आया है, पहले यूनिट 5 हुआ करती थी, अब 4 होंगी, और पहले ईयरली उनका होता था पेपर, अब सेमेस्टर वाइज होगा। सो उसके सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दे रही हूँ, आप वहाँ प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर लीजिएगा। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, ओके, बस आप पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी आइडियलिज्म। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाला है। देखिए, आज सबसे पहले हम लोग आदर्शवाद का अर्थ जानेंगे क्या है, और अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार उनकी परिभाषाएं क्या है। आदर्शवाद शब्द जो है वो आपका आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी आइडियलिज्म का हिंदी मतलब क्या है, आदर्शवाद है। ठीक, आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। किनके, तो प्लेटो के। यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसका आशय है अंतिम सत्ता, यानी वास्तविक विचारों या विचारवाद में है। उचित और सही शब्द आइडिया एंड इज्म ही है, किंतु उच्चारण की सुविधा हेतु इसमें एल को
जोड़ दिया गया, यानी आइडियज्म जो है वो एक सही शब्द है, बाकी आप एल उसमें सिर्फ उच्चारण के लिए जोड़ रहे हैं, ठीक। आदर्शवाद धारणा के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है। आध्यात्मिक जगत जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है उसकी अपेक्षा बहुत महान है, क्योंकि यह जगत ही सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान व असत्य है। आध्यात्मिक जिसके मूल में विचार है से ज्ञान के माइंड यानी मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है। अब देखिए पैट्रिक के अनुसार भौतिकवाद संसार का आधार यानी पदार्थ में देखता है, जबकि आदर्शवाद संसार का आधार मन माइंड को में देखता है। कहने का आशय है कि भौतिकवाद मतलब क्या है कि पदार्थ को मन से पहले की वस्तु मानता है, जबकि आदर्शवाद मन को पदार्थ से पहले की, ठीक। अब देखिए जे.एस. रॉस के अनुसार क्या कहा गया, ये सब आदर्शवाद के ही विषय में बता रहे हैं। अलग अलग फिलोसफर्स के अलग अलग मत हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, ठीक, तो आप किसी बात के लिए कुछ और सोच रहे हैं। मान लीजिए आप एक मैरिज में गए, ठीक है, वहाँ से लौट करके आए, तो वहाँ पे आपने कुछ अलग चीज़ें देखी। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको डिस्क्राइब अलग तरीके से करेंगे। आपके मम्मी पापा से कोई पूछेगा या आपके भाई बहन से कोई पूछेगा तो वो उन्होंने कुछ अलग सोचा, कुछ अलग देखा होगा, कुछ अलग सीखा होगा, और वो वहाँ से आकर के कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। सो सेम ऐसे ही हम लोगों के साथ यहाँ बीएड में भी है। आपको एक चीज़ अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार पढ़नी होगी, लिखना भी आपको अपने अनुसार भी है और साथ में अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार डेफिनेशंस लिखनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने नोट्स में मेंशन करते रहिएगा, ठीक है। देखिए जे.एस. रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन और आत्मा है, कि वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप का है, ठीक। अब देखिए डी.एन. दत्ता के अनुसार कि आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्य आध्यात्मिक मानता है, ठीक। अब आदर्शवादी दर्शन क्या है, देखिए आइडियलिज्म फिलॉसफी क्या है। देखिए आदर्शवादी दर्शन में विचारों को ही सत्य माना गया है। क्या किसको माना गया है? विचारों को, ठीक। इस विचारों से प्लेटो ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। आदर्शवाद का उद्गम जो है स्वयं मानव प्रकृति में है। अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टि से यह अध्यात्मवाद है, अर्थात इसके अनुसार विश्व में परम वस्तु की प्रकृति आध्यात्मिक है। आदर्शवादी दर्शन को कुछ मूल तत्वों में विभक्त किया गया है, जिनका अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया गया है। कैसे कि आदर्शवाद में आपको तत्व मीमांसा, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा और आदर्शवाद की तर्क मीमांसा, ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक। सो आइए शुरू करते हैं पहले तत्व मीमांसा से यानी मेटाफिजिक्स से। महान दार्शनिक प्लूटो ने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया। पहला विचार जगत। प्लूटो विचारों को अनादि अनंत एवं अपरिवर्तनशील मानते थे। उनका मानना था कि विचारों में दैवीय एवं नैतिक अवस्था का वास होता है, इन्हीं की सहायता से ईश्वर इस संसार का निर्माण करता है। प्लेटो ने आत्मा को ईश्वर माना है। उनका मानना था कि आत्मा जन्म लेने से पूर्व विचारों के संसार में भ्रमण करती है एवं यहाँ आने के उपरांत भी यह विचारों के संसार में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये ठीक। अब देखिए वस्तु जगत की किसके अनुसार पढ़ रहे हैं आप? प्लेटो के अनुसार। महान दार्शनिक लाइब्निज इस जगत के प्रत्येक पदार्थ को में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चिरबंधों यानी मोनेड्स की सत्ता स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि वस्तु जगत विविध चिरबंधियों का योग है। वहीं दूसरी तरफ बार्कले का मत है कि आत्मा यानी मन के कारण हमें वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन सबके विपरीत हीगल द्वैतवादी हैं, अर्थात दोनों को स्वीकारते हैं। उन्होंने आत्मा यानी सोल एवं वस्तु यानी मैटर दोनों को ही एक अलग सत्ता के रूप में स्वीकारा है। हीगल का मत है कि आत्मा का चरम रूप परमात्मा है एवं परमात्मा ही वस्तु जगत का निर्माण करता है। अतः हीगल की विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवादी विचारधारा की संज्ञा दी जाती है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला कि आदर्शवादी विचार तथा आत्मा को सत्य मानते हैं। ठीक, बात आई समझ में। तत्व मीमांसा की बात की गई है और तत्व मीमांसा में मेनली क्या बताएगा कि जो आपकी अंतर आत्मा है यानी इनर सोल है वही सत्य है। ठीक, आत्मा शरीर का जीवन है, इसमें आध्यात्मिक स्व को प्रधानता देते हैं।
आदर्शवादी आत्मा को निरपेक्ष मानते हैं, आदर्शवादी आत्मा को अनुभूति का विषय मानते हैं। इसमें सत्य की प्रकृति आंतरिक होती है। आदर्शवाद को बुद्धिवादी दर्शन एवं आध्यात्मिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। आदर्शवादी का सत्य सुनिश्चित तथा सार्वभौमिक होता है। आदर्शवादी की अब तत्व मीमांसा की यदि बात की जाए तो जैसे अभी आपने पढ़ा, तो तत्व मीमांसा के 3 रूपों को माना गया। कौन कौन से? एक एकेश्वरवादी, द्वैतवाद और अनेकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी यानी मॉनिज्म में आपके क्या बताया गया, इनके अनुसार सत्य एक है, उसी एक सत्य को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। एकेश्वरवादी भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम, वह जो पदार्थ या प्रकृति को सत्य मानता है, जिसे प्रकृतिवादी की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय, वह जो ईश्वर को सत्य मानता है, इसे आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। ठीक, द्वैतावाद यानी डुअलिज्म की बात करें अगर, तो इस संसार में 2 प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है। प्रथम, प्रकृति या पदार्थ एवं द्वितीय, चेतना या ईश्वर। इन दोनों ही सत्ताओं को मानने वाले को द्वैतावादी कहते हैं। अनेकेश्वरवादी यानी प्लूरलिज्म, जो प्रकृति, पदार्थ, द्रव्य, चेतना, ईश्वर एवं निरपेक्ष सत्य, अनेक प्रकार के सत्य इसमें सम्मिलित है। इस संसार में मनुष्य को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इसमें अनुभव के साथ साथ उपाय देयता को भी महत्व दिया जाता है। अब देखिए, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा की यदि बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, तत्व मीमांसा का नहीं। समझ में आई बात? इसमें ज्ञान का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया। सुकरात का मानना है कि यथार्थ ज्ञान बौद्धिक ही होता है। अवधारणाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान यानी नॉलेज इज नॉलेज थ्रू द कॉन्सेप्ट है, और अवधारणाएं बौद्धिक होती हैं। तीसरा, आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा की यदि बात करें तो शिव क्या है, इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सद जीवन को ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। सुंदर क्या है? आदर्शवाद इसका उत्तर भी निरपेक्ष सत्ता के दृष्टिकोण से देते हैं। उनका मानना है कि निरपेक्ष सत्ता सुंदरता में, इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है वह उसका अंश मात्र है। अंश के माध्यम से हम निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आदर्शवाद की तर्क मीमांसा की यदि भी बात की जाए तो लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म, देखिए J.E. क्रेटन के ने भौतिक तर्क मीमांसा में सामाजिक अनुभवों को महत्व दिया है। इसको भौतिक तर्क की भी संज्ञा दी गई। क्रेटन दोनों प्रकार के चिंतन को समान मानता है एवं उसका कहना है कि हमारा चिंतन आगमन से आरंभ होता है एवं निगमन की ओर बढ़ता है। ठीक, जिसमें हम सामान्यकरण करते हैं। वस्तुओं के गुणों का बोध भी आगमन चिंतन से संबंधित है। निगमन चिंतन द्वारा पदार्थों की वैधता का आकलन भी करते हैं, जिसमें अंतर्गत न्यायगत चिंतन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। अब आदर्शवाद के ईश्वर, पहला आपका कि ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। आदर्शवादियाँ जो है उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता अवश्य है ना, और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड 2 मूल तत्वों से मिलकर बना है, पहला आत्मा और दूसरा प्रकृति। इनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना परमात्मा पदार्थ द्वारा करता है। आध्यात्मिक जगत के महत्व, प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को 2 जगतों में बांटा है, वस्तुता जगत और विचार जगत। ठीक, किसमें बांटा गया? तो वस्तु जगत और विचार जगत। किसने बांटा? तो प्लेटो ने बांटा। इनके अनुसार विचार जगत परिवर्तनशील व अनित्य है, इसलिए असत्य है। ठीक, और उसके बिना जगत भी असत्य है, बल्कि विचार जगत की इन्होंने सत्य माना है क्योंकि यह अपरिवर्तनशील व नित्य है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। आदर्शवाद मनुष्य को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये शक्तियाँ, विशेषकर आध्यात्मिक शक्ति, मनुष्य के अलावा संसार के किसी प्राणी के पास नहीं है। नैतिक आचरण को महत्व, आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य है। इनका कहना है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ही सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन कर सकता है। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। आदर्शवादी व्यक्ति से भी ज़्यादा श्रेष्ठ राज्य को मानते हैं। प्रसिद्धवादी आदर्शवाद हीगल एवं फिस्टे ने भी राज्य को सर्वोच्च और आदर्श सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, मतलब अनादि और सूक्ष्म है, परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। ठीक, भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मनुष्य का विकास कैसे होता है? तो देखिए, आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, इन सब से, है ना। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए, जैसे आध्यात्मिकता या विचार ही सच्ची वास्तविकता है, केवल मानसिक जीवन ही जानने योग्य है। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। इंद्रियों के माध्यम से सच्ची वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निरपेक्ष मन यानी जिसका अंश हमारा मन है में जो कुछ विद्यमान है उसके सिवा और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है।
पर ब्रह्मा परमात्मा का संबंध मन से होता है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म का ही जीवन सर्वाधिक महत्व है। अंतर्दृष्टि ज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप है। ठीक, उसके अंदर देखिए आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। सत्य ज्ञान मानसिक और आध्यात्मिक आधार पर ही प्राप्त हो सकता है। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व अधिक है। आदर्शवाद के अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं में भिन्नता होते हुए भी एकता विद्यमान रहती है। आदर्शवाद मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को मूल्यवान समझते हैं और उनके अनुसार व्यक्तित्व के विकास का अर्थ आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना है। अब देखिए आदर्शवाद की शिक्षा और उद्देश्य, मनुष्य को मनुष्य बनाना, यानी कि मानवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता है, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। आत्मानुभूति का उद्देश्य, एम्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्मानुभूति का अर्थ यहाँ पे क्या है कि आत्मा का ज्ञान हो, अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना है। ठीक, आध्यात्मिक विकास करना, जैसे कि प्रसिद्ध विद्वान रस्क के अनुसार कि शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना, आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिकता पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। फिर देखिए सांस्कृतिक क्या है कि सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। इस संस्कृत संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से होता है। फिर मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। ठीक, अब आदर्शवाद पर शिक्षा पर प्रभाव, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा में पारलौकिकता तथा मानवीय गुणों के समुचित निर्धारण पर बल देती है। वैसे तो आदर्शवाद का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु शिक्षा में यह केवल आध्यात्मिकता और भौतिकता पर बल देता है। यहाँ पर भौतिकता से तात्पर्य जीवन की आवश्यकताओं से। आदर्शवादी विचारधाराओं की शिक्षा में महती भूमिका होती है। अब आदर्शवाद और पाठ्यचर्या, यानी कि आदर्शवाद आइडियलिज्म और उसका पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम। देखिए मानव क्रियाओं एवं तत्संबंधी विषय, ये प्लेटो के अनुसार है कि बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। बौद्धिक के अंतर्गत भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आता है। कलात्मक में कला व काव्य। नैतिक में आपका धर्म, आचार, शास्त्र और अध्यात्म आता है। ठीक, देखिए आदर्शवाद पाठ्यचर्या को मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श की प्राप्ति में सहायक मानते हैं। पाठ्यचर्या मानव जाति के अनुभवों का संगठन करता है, उन्हें व्यक्त करता है। यह मानव जाति के अनुभवों का प्रतीक है तथा सभ्यता के प्रतिबिंब है। अब देखिए नन्स का व्यू क्या रहा, ये आपका प्लेटो का व्यू था। अब नन्स जो आपके हैं उनके अनुसार क्या है, उन्होंने कैसे डिवाइड किया कि शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एक और एक तरफ साहित्यिक, सौंदर्यात्मक व सामान्य। इसके अंतर्गत आपके शारीरिक, व्यवसाय, सामाजिक, शिक्षा, नीति शास्त्र, धर्म आएगा और इसके अंतर्गत साहित्य, कला, संगीत, हस्त उद्योग, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि। अतः स्पष्ट है कि आदर्शवाद में पाठ्यचर्या में बहुत महत्व दिया है। अतः J.S. रॉस के अनुसार, देखिए रॉस के अनुसार मनुष्य को सच्चे तथा विशिष्ट अर्थों में मानव होने के लिए अपनी इस विरासत को ग्रहण करना चाहिए। उसे सामान्य संस्कृत का अंजन अपने लिए करना चाहिए और यथासंभव सामान्य भंडार में वृद्धि करनी चाहिए। रॉस ने पाठ्यचर्या जो बताई उसमें बताया कि मानव क्रियाएं एवं तत्संबंधी विषय को दो भाग में बांटना, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। अब शारीरिक के अंतर्गत उसको फिर दो भाग में बांट दिया, पहला बौद्धिक और दूसरा सौंदर्यात्मक। बौद्धिक के अंतर्गत आपका साहित्यिक, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आया। सौंदर्यात्मक के अंदर आपका ललित कलाएं आई। ठीक है, और मानसिक में किसे भाग में बांटा उसको, धार्मिक और नैतिक। धार्मिक के अंतर्गत धर्म व आचार शास्त्र और नैतिक के अंतर्गत नीति शास्त्र। ठीक, अब इनकी कुछ शिक्षण विधियां हैं, आइए जानते हैं। देखिए आदर्शवाद की प्रमुख शिक्षण विधियां किस प्रकार से, संवाद विधि, आगमन एवं निगमन विधि, अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, तर्क विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर, निर्देश, प्रयोग और संवाद विधि। ठीक है, उसके बाद में आदर्शवाद और शिक्षक। देखिए
उसके बाद में गोट ने एक बार अपने अध्यापक के विषय में कहा था, उसके अंतर्गत हमने कुछ सीखा नहीं है अपितु आपने को बनाया है। सच्चा शिक्षक शाश्वत जीवन का क्रम एवं शब्द है। आदर्शवादी शिक्षक को उद्यान के माली के रूप में मानते हैं। माली जिस प्रकार प्रत्येक बाग की शोभा को अनावश्यक झाड़ दूर से बढ़ाता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बालकों को दुर्गुणों को दूर कर उन्हें सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाता है। जैसे माली देखभाल करता है ना उद्यान की, वैसे ही एक शिक्षक भी उद्यान की तरह यानी स्कूल में वो बच्चों को उसी प्रकार से ढालता है एकदम अच्छे से। आदर्शवाद व अनुशासन यानी आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। आदर्शवाद अनुशासन की स्थापना पर बहुत बल देते हैं। उनके अनुसार प्रारंभ में बालकों पर कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है। हर्न के अनुसार सत्ता का आरंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह समीचीन होगा यदि इसका अंत आदत निर्माण तथा आत्मनियंत्रण द्वारा आंतरिक रूप में हो। तो विशेष रूप से यह शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों में अनुशासन की भावना जागृत करे। वह अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाकर ही बालकों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार आदर्शवाद के अंतर्गत अनुशासन का रूप प्रभावात्मक है। ठीक, अब देखिए आदर्शवाद का मूल्यांकन यदि बात करें तो देखिए इसके शिक्षा के अंतर्गत बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों का विकास किया जाता है। और इसमें अद्वितीय मतलब यह जो है शिक्षा वो अद्वितीय है कि इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत व्याख्या की गई है। आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। आदर्शवाद शिक्षा में बालकों का व्यक्तित्व आदर किया जाता है। यह शिक्षा आत्मानुशासन एवं आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करती है। अब देखिए आदर्शवाद शिक्षा के कुछ डिमेरिट्स यानी कुछ दोष हैं, आइए जानते हैं क्या। जैसे इस शिक्षा के उद्देश्य न केवल अमूर्त है वरन इनका संबंध भी मात्र भविष्य में। आदर्शवाद पाठ्यचर्या में आध्यात्मिक विषयों को ही सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है, जबकि आज के औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरा में उनको आवश्यक नहीं समझा जाता। शिक्षण विधि के क्षेत्र में आदर्शवाद की कोई विशेष देन नहीं है। विचार और मन पर अधिक बल देने से इस शिक्षा में बौद्धिकता को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। यह शिक्षा को तो बहुत ऊंचा स्थान देती है, किंतु इसमें बालक का स्थान गौण है। आदर्शवाद हमें जीवन के अंतिम ध्येय की ओर ले जाता है, जिसकी हमें तत्कालिक आवश्यकता नहीं है। इस समय तो हमारी आवश्यकता मुख्य रूप से रोटी कपड़ा और मकान से संबंधित है। ठीक, आदर्शवादी पाठ्यचर्या में मानवीय विषयों को ही प्रमुख स्थान दिया गया, जबकि आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक विषयों को ही मुख्य स्थान मिलना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप में देखिए, अब यहीं से सब पूरा आप समझ लेंगे, पूरा जब भी तक जितनी पूरी कहानी पढ़ी सब पूरा कंक्लूजन पढ़ना है, तो ये ज़रूर अच्छे से सुनिएगा। देखिए, ये ठीक है कि रोटी कपड़ा मकान हमारी आज बुनियादी आवश्यकताएं हैं, किंतु मानव जीवन केवल इन वस्तुओं की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। आत्मिक संतोष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना आज भी मनुष्य के लिए अनिवार्य ही है। पश्चिमी भौतिक जगत भी आज यह मानने लगा है कि आदर्शवाद ही मानव को सुख शांति प्रदान कर सकता है। रस्क के अनुसार भौतिक संसार जिसे विश्व जानता है अपूर्ण वास्तविकता है। इससे आदर्शवाद एवं आध्यात्मिकता का संसार पूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त आदर्शवाद मनुष्य की प्रकृति की विशेषता पर बल देता है और मनुष्य को मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा धार्मिक शक्तियों पर आधारित अधिकार देता है। ठीक है, अब निष्कर्ष की यदि बात की जाए तो देखिए, ये ठीक है कि रोटी कपड़ा मकान आज हमारी बुनियादी आवश्यकता है, किंतु ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया निष्कर्ष। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, तो यथार्थवाद पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है पूरा, तो आदर्शवाद पढ़ा है। ठीक, देखिए अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीजी पॉइंट है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले उसका लिंक इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे सब्सक्राइब करने के बाद में, तो नोटिफिकेशन भी आएगा मेरी डेली क्लास का। जल्दी आपकी एक पेपर की क्लास और शुरू करने का विचार है, पर वो तभी शुरू करेंगे हम जब आपका इन सब क्लासेस में रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। डेली कम्युनिटी टैब को चेक करते रहिएगा, और हाँ, इट्स योर ड्यूटी कि आप कमेंट करना ना भूलें। पता नहीं क्यों आप लोग कमेंट नहीं करते। पता है आपको, कमेंट करने से सिर्फ हमें ही नहीं अपितु जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको एक अलग एनर्जी मिलती है, चाहे उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो, चाहे उनके जितने सब्सक्राइबर्स हो, चाहे उनके जितने लाइक्स आते हो। अगर आप अपना कमेंट करते हैं तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है हम लोगों के लिए, है ना। सो ये करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपना एक बीएड का ग्रुप बना लीजिए, वहाँ शेयर कर दिया करिए, है ना। ये सारी तो आपकी ड्यूटी है। अब आप इतने छोटे नहीं हैं कि हम आपको रोज़ रोज़ ये सब बातें बताएं। ठीक, सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।